हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? बिल्कुल मज़े में हो? ओके, तो ऐसे ही रहिएगा। और सभी लेक्चर देख रहे हो ना आप हमारे? ऑब्वियसली। तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले हो। ओके, तो फ्रेंड हम नेक्स्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने देखा था हाउ वी डिटरमाइन द स्टेरियो आइसोमर्स। हम इस वक्त बात कर रहे हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने एक टाइप देखा था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हमने दो टाइप देखे, सिस एंड ट्रांस। एंड लास्ट लेक्चर वी हैड ओनली डिस्कस अबाउट द सिस एंड ट्रांस। तो वहाँ पे हमने डबल बॉन्ड में सिस एंड ट्रांस कैसे निकालते हैं, देन सिंगल बॉन्ड में सिस एंड ट्रांस कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे पढ़ लिया था। ओके, तो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका है। अब हम सिस एंड ट्रांस के बारे में कुछ एक दो लाइन में इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर देंगे और हमारा नेक्स्ट स्टेरियो आइसोमर से इट्स ऑप्टिकल स्टेरियो आइसोमर्स उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसे स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम कुछ छोटे से लाइन में कंक्लूड कर देते हैं स्टेरियो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। सो ज्योमेट्रिकल को अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें थी। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपको पहचानना है, प्रैक्टिकल एविडेंसेस थे, तो देखो ये इसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। तो एक है आपके पास सिस और एक है आपके पास ट्रांस। ओके, दो चीज़ें। सिस कैसा होता है, इसमें आपके सेम ग्रुप क्या होते हैं, एक ही साइड पे होते हैं। तो सेम ग्रुप हमने एक साइड पे डाल दिया तो ये सिस हो गया, और हमने सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड पे डाल दिया तो ये ट्रांस हो गया। तो अब यहाँ पे इसका जो प्रैक्टिकल एविडेंस आता है और इसका जो एक इफेक्ट आता है प्रैक्टिकली, ओके, तो इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट आता है डायपोल मोमेंट पे। किस पे आता है? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट में क्या होता है, देखो अगर हम सिस की बात करें तो सिस में क्या होता है, एक्चुअली इस वक्त हमने दोनों भी ट्रांस ही निकाल दिए। ओके, ये सिस में ये पोजीशन यहाँ रहेगी, ये पोजीशन यहाँ रहेगी, तो ये भी हमने सिस निकाल दिया और ये हमारा ट्रांस है। तो सिस में देखो क्या होता है, हम जब अपोजिट बॉन्ड की बात करते हैं, अपोजिट बॉन्ड, ठीक है, तो ये आपका अपोजिट है और ये आपका अपोजिट है, इतना पक्का है। अब होगा क्या, अगर मैं अपोजिट पे सेम ग्रुप डाल देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे अपोजिट पे सेम ग्रुप डाले, तो क्या होगा, ये आपका सेंटर है जहाँ पे लाइन क्रॉस होती है, तो इधर भी आपका CH3 है और इधर भी आपका CH3 है, ठीक है। तो आपके अपोजिट साइड पे अगर सेम ग्रुप रहते हैं तो दोनों भी इक्वली खींचेंगे ना। जितनी ताकत एक CH3 के पास है उतनी ताकत किसके पास है, दूसरे CH3 के पास है। तो आपके क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच के, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वली खींचे जाते हैं, और इक्वली खींचे जाने के कारण उसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो आपका अगर रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे आपकी जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको कम मिलती है। बट अगर मैं सिस की बात करूँ तो सिस पे क्या रहता है, सिस की कंडीशन ऐसे होती है जहाँ पे ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, ये सिस की कंडीशन है। तो आपका अपोजिट पे ए एंड बी आता है, अपोजिट में कौन आता है, ए एंड बी। तो अब ए की ताकत अलग होगी, बी की ताकत अलग होती है, तो ये कम ज़्यादा खींचेगा। जैसे हम रस्सी खींचते, अगर एक तरफ मेरे 10 पार्टनर खड़े और एक तरफ अकेला है तो 10 वाले तो अकेले को ऐसे ही खींच लेंगे। तो जिसकी ताकत ज़्यादा लगेगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इतना तो आप मान लेते हो। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे एक मोमेंट फॉर्म होती है, दैट मोमेंट इज कॉल्ड एज द डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट फिर किस में ज़्यादा रहेगी, सिस में आपके डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी, ट्रांस में कम रहेगी। सो वी हैव सिस मोर डायपोल मोमेंट, ओके, और हमारी ट्रांस में डायपोल मोमेंट कैसी रहेगी, इन केस ऑफ ट्रांस वी हैव लेस डायपोल मोमेंट। बस इतना ही एक हमें डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना था विद द इफेक्ट ऑफ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस की डायपोल मोमेंट हमेशा कम रहेगी, सिस की डायपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा रहेगी। और यही हमारा एक क्वेश्चन होता है टू आइडेंटिफाई द सिस एंड ट्रांस, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट ही कैलकुलेट करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू पर से हमें दिया हुआ कंपाउंड सिस होता है या दिया हुआ कंपाउंड ट्रांस होता है। तो ये प्रैक्टिकल एविडेंसेस है, प्रैक्टिकल बेसिस है सिस एंड ट्रांस के। यहाँ तक आप समझ गए?
तो यहाँ पे हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट एंड होता है। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सो ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो ये जो भी आइसोमर्स है, ये सभी के सभी आइसोमर्स हमें लाइट को रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, और लाइट को अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने मेरा पढ़ा है, तो मैंने वहाँ पे 5 लेक्चर तो आपको लाइट पे ही बताए थे। लाइट क्या होता है, लाइट के नेचर क्या होते हैं, लाइट के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तभी मैंने आपको कहा था ईच एंड एवरी चैप्टर में ये लाइट का कॉन्सेप्ट आपके साथ आने वाला है, इसीलिए हमने तभी उसको डिटेल में पढ़ लिए थे। ठीक है, कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं जिन्होंने शायद मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं भी देखा है, तो आपको 5 भी लेक्चर एज इट डिलीवर हो जाएंगे, तब आप पूरा लाइट को समझ लेना ये लाइट होता क्या है। बट इस लाइट के प्रॉपर्टी ही हमें काम में आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। तो हमें जितनी ज़रूरत है आज के लेक्चर में लाइट की, उतना लाइट का पोर्शन हम उठा लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं लाइट को हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने लाइट को क्या कहा था वहाँ पे? लाइट इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इमिटेड फ्रॉम सन। तो हमारा लाइट क्या होता है? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इमिटिंग फ्रॉम द सन। और लाइट के प्रॉपर्टी देखो तो वहाँ पे हमने काफ़ी थ्योरीज पढ़े थे लाइट के बारे में। एक थ्योरीज आई थी वहाँ पे न्यूटन की, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन आपका लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट क्या था? पार्टिकल था। और ये पार्टिकल को सपोर्ट किसका मिलता था? एक मिलता था रिफ्लेक्शन और एक मिलता था रिफ्रैक्शन। तो ये दो यहाँ पे प्रैक्टिकल एविडेंसेस थे जो न्यूटन के थ्योरी को सपोर्ट करते थे। इसके बाद यहाँ पे आइंस्टाइन की भी थ्योरी आती है, एंड आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आल्सो प्रूव द पार्टिकल नेचर। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने कहा गया था कि लाइट आपकी वेव है। लाइट क्या है? वेव है। अगर आपका लाइट वेव है तो इसको सपोर्ट करता था इंटरफेरेंस, और इसमें आपको आता था एक डिफ्रैक्शन। तो ये दो आपके बेसिक लाइट के प्रॉपर्टीज आते थे। और वेव थ्योरी की अगर बात करें तो हमें वेव थ्योरी सबसे पहले दी थी मैक्सवेल ने। देन ये थ्योरी काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रूव कर जाती है। देन इसको सपोर्टिंग थ्योरी आती थी हमारे पास क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला था लाइट में। लेकिन हम लाइट को अगर देखते हैं तो लाइट को हमने ब्रॉडली क्या कहा था? लाइट इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इमिटिंग फ्रॉम द सन। अब लाइट में जब हम वेव कहते हैं तो हमारे पास पता है वेव है, तो वेव के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज थे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा वेव नेचर हमने वहाँ पे देखा था। लाइट इज ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसे ट्रांसफर होती है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में हमें सक्सेसिव क्रेस्ट मिलते हैं, सक्सेसिव ट्रफ्ट मिलती है, और यहाँ से हमें एक डेफिनेशन अराइजेस होती है कॉल्ड एट द वेवलेंथ। कौन सी होती है? वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ ही हमारे लिए सब कुछ होती है, क्योंकि क्या है, जो भी हमारा जो स्पेक्ट्रम है जो सन से लेकर निकलता है, उसके जितने भी जोन से जितना भी कुछ है ये हमने वेवलेंथ के भरोसे ही यहाँ पे पुट करके रखा है। तो हमने वहाँ पे डिटेल्स में सभी स्पेक्ट्रा देखे थे। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे? हमारा जो भी स्पेक्ट्रा है जो अराइजेस होता है सन से, वो अरेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ। तो किस पे डिपेंड होता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे डिपेंड होता है। तो चलिए पहले हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या था वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो कॉस्मिक रे से शुरू होता है। देन कॉस्मिक रे के बाद हमें यहाँ पे मिलता था गैमा रे। गैमा रे के बाद मिलते थे हमें एक्स रे। एक्स रे के बाद मिलते थे यूवी, देन विजिबल। देन विजिबल के बाद हम जाते थे आईआर। आईआर के बाद जाते थे माइक्रोवेव। इसके बाद जाते थे हम रेडियो वेव के पास, और आखिरी में वो रडार है, वो रडार को छोड़ दो। तो इतना हमारे पास जोन आता था। ये जोन कैसा रहता था? इंक्रीजिंग इन देयर वेवलेंथ। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स प्लैंक का इक्वेशन आता था।
मैक्स प्लैंक के इक्वेशन पर से हमें इतना पता था, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। वेयर न्यू का मतलब क्या होता था? फ्रीक्वेंसी। न्यू का मतलब होता था फ्रीक्वेंसी, बट हम फ्रीक्वेंसी को देखे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, जहाँ पे लैम्बडा का मतलब क्या होता था आपका? लैम्बडा इज द वेवलेंथ। तो इस हिसाब से अगर हम पुट करें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू सी एच अपॉन लैम्बडा। तो एस सी अपॉन लैम्बडा बन गया आपका। यहाँ पे c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इज द कांस्टेंट टर्म, एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इज आल्सो द कांस्टेंट टर्म। दोनों भी टर्म निकाला तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो आपकी एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे होती है? वेवलेंथ के साथ होती है। बस यही फंडा हमने यूज किया है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रखने में। तो यहाँ से अगर आपकी वेवलेंथ इधर बढ़ती है, इट मीन्स आपकी एनर्जी की ऑर्डर क्या होगी? एनर्जी की ऑर्डर डिक्रीज होगी। दिस इज हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी एंड दिस टाइप्स ऑफ वेवलेंथ हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी। बस इतना हमारे यहाँ पर मिलता था। अब यही लाइट ऐसा लाइट है जो आपका सन के पास से अराइज होता है, और हमें ये नेचर में जो भी लाइट है ये यही लाइट हमें मिलता है। बट अब इस लाइट में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे। तो अब लाइट को तो हमने शॉर्टली समझ लिया है। लाइट क्या है? तो सिंपली ये इट इज अरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट अरेंज बाय इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ। दैट्स क्लियर। अब इसमें हमारे पास कितने डेफिनेशंस आते हैं पहले हम देख लेते, ओके। और मेरे पांचों भी जो लेक्चर्स है जो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने गिवन किए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाया था, वो चैप्टर आपको वो लेक्चर आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो आप लाइट को पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ये लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट के एप्लीकेशंस क्या है, हमारे केमिस्ट्री में लाइट का कितना इंपॉर्टेंस है, ओके। बट आज के लेक्चर में हम अब लाइट के वो टर्म देखेंगे जो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिलेटेड आने वाले हैं। तो पहली जो डेफिनेशन आती है हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिलेशन में लाइट की, वो आती है व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डिनरी लाइट। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट किसे कहते हैं हम देखो। सो ऑर्डिनरी लाइट मीन्स इट इज अ लाइट इमिटिंग फ्रॉम सन। ये लाइट कैसा है? लाइट इमिटिंग फ्रॉम सन कंसिस्ट क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये ऐसा लाइट है आपका जिस लाइट में आपके सभी वेवलेंथ प्रेजेंट है, मतलब कॉस्मिक रे से लेकर रेडियो वेव तक जितनी भी कुछ पॉसिबल वेवलेंथ है सभी के सभी प्रेजेंट है, और ये ऑल डायरेक्शन में जाते हैं, 360 डिग्री में जाते हैं। जैसे हमारा लाइट देखो, जैसे हमने ट्यूबलाइट लगा दिया है, ट्यूबलाइट लगा दिया, बट ट्यूबलाइट आपने सेंटर में लगाया है हॉल के, तो ऐसा है क्या कि वो सेंटर में लाइट देता है? वो पूरे हॉल में लाइट देता है, मतलब वो 360 डिग्री कहीं पर भी प्रोपोगेट हो सकता है। तो ऑर्डिनरी लाइट हमारा ऑल वेवलेंथ होते हैं और प्रोपोगेटेड होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, इसे कहते हैं हम ऑर्डिनरी लाइट। फॉर एग्जांपल है हमारा सनलाइट, ओके। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? सनलाइट, देन मूनलाइट, इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास इनके स्टार। तो ये एग्जांपल है हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट के। देन इसमें आता है एक जिसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। सेकंड डेफिनेशन कौन सी आती है हमें? मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। और कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? वेवलेंथ। कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ। तो फिर आपने क्या करना है? ऑर्डिनरी लाइट को सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये आपका लाइट है, सपोज ये आपका सोर्स है लाइट का, तो यहाँ पे हमने लाइट रख दिया एक। इस लाइट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, तो ये अभी के लिए ऑर्डिनरी है, और बाद में इस ऑर्डिनरी को पास किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है प्रिज्म। यहाँ पे क्या रखते हैं? प्रिज्म रखते हैं।
प्रिज्म रखने के बाद जो लाइट आगे जाता है, दिस लाइट इज ओनली अ सिंगल वेवलेंथ। ये लाइट ओनली कैसे होता है, सिंगल वेवलेंथ का होता है, बाकी के वेवलेंथ उसके आगे पास ही नहीं होते। तो फिर हम जो प्रिज्म रखते हैं, इस प्रिज्म को कहा जाता है फिल्टर। इस प्रिज्म को ही अनदर क्या कहा जाता है, फिल्टर कहा जाता है। और ये फिल्टर जनरली हम देखें तो फोटो ट्यूब होता है या फोटो मल्टीप्लायर होता है। फोटो मल्टीप्लायर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द फोटो ट्यूब से। तो फोटो मल्टीप्लायर को रख दो वहाँ पे, तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ के मिलते हैं। लाइक अगर मुझे रेडिएशन चाहिए 510 नैनोमीटर की चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लाइट देखूंगा, यहाँ पे 510 नैनोमीटर का फिल्टर रख दूंगा। ये जैसे लाइट फिल्टर से आगे जाएगा तो आगे जाने वाला लाइट ओनली 510 नैनोमीटर का ही होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे 510 नैनोमीटर का फिल्टर रख दिया है, जो उस लाइट को फिल्टर करके आगे उतनी वेवलेंथ परमिट कर रहा है जितनी वेवलेंथ आपको आगे चाहिए। तो फिर अब क्या हो गया, आपको लाइट मिल गया। तो ये आगे जाने वाला लाइट कैसा है, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए ओनली सिंगल वेवलेंथ बट प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम डेफिनेशन क्या करते हैं, इट इज द लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ एंड प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है। जैसे हमारा ट्यूबलाइट देखो, एक ही लाइट निकलता है ना, बट वहाँ पे देखो प्रोपोगेट तो हमारे पूरे हॉल में हो रहा है। मतलब हमें ऐसा नहीं कि एक जगह लगा है तो उतनी जगह पे लाइट मिलेगा, पूरे घर में उजाला फैला देता है। मतलब वो 360 डिग्री कहीं पर भी प्रोपोगेट हो सकता है। ऐसे लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, एंड देन मोनोक्रोमेटिक लाइट की एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ओके, तो एक स्पेशल कंडीशन में हम लेके जाएंगे इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को। तो उसमें क्या किया जाता है, देखो अब हमने क्या किया, पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहाँ से था आपका ऑर्डिनरी, यहाँ पे क्या था, ऑर्डिनरी था। यह ऑर्डिनरी कैसा था, ऑल वेवलेंथ एज वेल एज क्या था इसके अंदर, ऑल डायरेक्शन। तो इस लाइट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये लाइट ऐसा था, ये ऑल डायरेक्शन में कैसे भी प्रोपोगेट होता था। और प्रोपोगेशन कैसे दिखाते हैं हम लाइट का, दिस इज द प्रोपोगेशन। तो यहाँ से आपका होता है ओरिजिन, और ओरिजिन से हम चलते हैं आगे, तो ये इधर भी प्रोपोगेट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो ऑल डायरेक्शन में ये लाइट क्या होता है आपका, प्रोपोगेट होता है। बट जब हम इसमें से डाल रहे हैं प्रिज्म डालते ही ये कन्वर्ट हो रहा है सिंगल वेवलेंथ। ओके, सिंगल वेवलेंथ, बट इसका क्या है, ऑल डायरेक्शन प्रोपोगेशन है। सो ये था हमारा मोनोक्रोमेटिक। ओके, तो इसका भी प्रोपोगेशन कैसा है, आप अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन निकालोगे तो ये भी 360 डिग्री कहीं पर भी प्रोपोगेट हो सकता है। ये भी इसका प्रोपोगेशन है। लेकिन अगर हम बात करें बाद में, तो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगेन हम डाल देते हैं निकोल प्रिज्म में। किसमें डाल देते हैं, निकोल प्रिज्म। तो अब आगे जो लाइट पास होगा इस प्रिज्म के, ये लाइट ऑब्वियसली सिंगल वेवलेंथ का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी सिंगल ही वेवलेंथ थी, उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। बस इसमें फर्क ये होता है, इट इज प्रोपोगेटेड इन वन डायरेक्शन, इट इज प्रोपोगेटेड इन अ वन डायरेक्शन। और बस यही लाइट बहुत काम का होता है, जो सिंगल वेवलेंथ का भी है और प्रोपोगेटेड होता है इन अ सिंगल डायरेक्शन। दैट लाइट इज कॉल्ड एज ए प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। और शॉर्टकट में हम इसे लिखते हैं PPL। इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, PPL। तो PPL आपका ऐसा होता है जो सिर्फ एक और एक ही डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेजर किसी ने देखा है, लेजर देखो हम जिस डायरेक्शन पे मारेंगे बस वो उसी डायरेक्शन पे जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, एक ही लाइन में स्ट्रेट जाएगा। तो सिंगल डायरेक्टेड है, दैट इज वो PPL लाइट है हमारा। आप डीजे के लाइट देखो, जो डीजे में बजते हैं, डीजे का लाइट सिर्फ वहीं पर ही फोकस होता है जहाँ पे उसको फोकस करना पड़ता है, आजू बाजू में स्प्रेड नहीं होता है। जैसे हमारा नॉर्मल लाइट आजू बाजू में स्प्रेड हो जाएगा 360 डिग्री, वैसे वो 360 डिग्री नहीं जाता, जिस एंगल पे आपको उसको मारना है ना, उसी एंगल पे जाके लगता है। ओके, तो ये कौन सी लाइट है आपके, इट्स अ PPL। और हमें ये PPL ही काम का है। तो ये तीनों भी डेफिनेशन हमें एग्जाम में पूछते हैं।
what is mean by the monochromatic light, what is mean by the ordinary light as well as what is mean by the plain polarized light। तो तीनों भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। कभी भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आ सकता है या मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आता है। तो ऑर्डिनरी क्या है, ऑल वेवलेंथ ऑल डायरेक्शन। मोनोक्रोमेटिक क्या है, सिंगल वेवलेंथ ऑल डायरेक्शन। और पीपीएल क्या है, सिंगल वेवलेंथ सिंगल डायरेक्शन। इतना ही फर्क है इन तीनों में। तो ये तीनों भी टर्मिनोलॉजीज हमें आते हैं इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अब हमें करना क्या है, जब हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है तो हमें लाइट को इंटरैक्ट करना है हमारे मैटर के साथ। तो हमारा मैटर मतलब हमारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं। हमारा मैटर मतलब कौन है, हमारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स। तो इनके साथ हम लाइट का जब इंटरैक्शन करेंगे तो उस इंटरैक्शन के कारण हमें ये आइसोमर्स मिल जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड ये जो फेनोमेनॉन है टू शोविंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, एंड इसके अंदर आते हैं हमारे ये आइसोमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब हमारे क्वेश्चन है कौन सा लाइट यूज करना है, वेदर आप ऑर्डिनरी यूज करोगे, मोनोक्रोमेटिक करोगे या पीपीएल करोगे। तो इसमें हम हमेशा पीपीएल यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, पीपीएल। तो इसमें क्या हो जाता है, दिस ऑप्टिकल्स आइसोमर्स आर द टू और मोर कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे आइसोमर्स है दैट रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल। तो इसने क्या करना चाहिए, पीपीएल का प्लेन हमेशा रोटेट करना चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा सैंपल है, ये क्या है हमारा सैंपल, और यहां से हमने पास किया है पीपीएल। यहां से क्या पास कर रहे हो, पीपीएल। तो जब भी ये सैंपल के साथ कोलाइड होगा, सैंपल के साथ मैच होगा, तब ये क्या करेगा, या तो ये ऐसे रोटेट होगा या तो ये ऐसे रोटेट होगा। अब दोनों भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। वो इस तरह भी एंगल चेंज कर सकता है या इस तरह भी एंगल चेंज कर सकता है। अगर ये ऐसा एंगल चेंज होता है तो दिस इज द क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी घड़ी ऐसे ही घूमती है ना। घड़ी कैसे घूमती है हमारी, डेफिनेटली ऐसे ही घूमती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और अगर ये ऐसा घूमता है उल्टा तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ही कहते हैं राइट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज को ही क्या कहते हैं, राइट डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं लेफ्ट डायरेक्शन। तो आपका जो लाइट है वो लाइट दो डायरेक्शन में घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका कंपाउंड लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमाता है, इट इज कॉल्ड एज द डेक्स्ट्रो। इसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो। तो उसका नाम क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स बन जाएगा। तो डेक्स्ट्रो किसे कहेंगे, दीज आर द आइसोमर्स दैट रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल, प्लेन ऑफ पीपीएल एट राइट एंगल। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो को राइट के कारण लिखते हैं प्लस साइन से, या फिर इसको डी से बताते हैं। इसको क्या बताते हैं, डी से। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर क्या लिखा होता है, ग्लूकोज डी। और डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो। यानी वो जो आपका कंपाउंड है वो लाइट को राइट डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज द डी। और लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करता था तो इट इज कॉल्ड एज द एल। तो अब एक और जो दूसरा है हमारा जो अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा उसे कहते हैं लियो। उसे क्या कहते हैं, लियो। लियो का मतलब क्या होता है, इट्स रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल, रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल एट लेफ्ट साइड। ओके, इसे कहते हैं हम लियो। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लियो। ठीक है, दोनों को भी समझ गए। अब इसमें देखो ये जो फेनोमेनॉन है आइसोमर्स मिलने का, इसे कहते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करना, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ फेनोमेनॉन इन विच द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन एनी डायरेक्शन। क्योंकि
राइट होगा तो डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट होगा तो लियो है, तो कॉमन एग्जाम्पल में हम एनी डायरेक्शन ये वर्ड डाल देंगे। तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया आपका डेक्स्ट्रो एंड लियो। इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन आती है डेक्स्ट्रो एंड लियो के बाद, और डेफिनेशन आती है व्हाट इज मीन बाय द रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारे पास और एक डेफिनेशन है, रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, 50-50 कॉम्बिनेशन ऑफ डी एंड एल, डी एंड एल का इक्वल कॉम्बिनेशन। सो इट इज नथिंग बट इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर्स। अब इसमें क्या देखो मजा, आपके पास क्या है 50% डी है 50% एल है, तो 50% राइट रोटेशन है एंड 50% लेफ्ट रोटेशन है। तो टोटल रोटेशन कितना हो गया आपका, टोटल रोटेशन इज अ जीरो, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि 50% अगर राइट है और 50% अगर लेफ्ट है तो राइट वाले को लेफ्ट वाला कैंसिल कर देगा, तो आपके 50-50 दोनों भी कैंसिल, जीरो। और अगर जीरो मिलता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, एक्टिव है नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव कब रहेगा, जब उसका कुछ ना कुछ रोटेशन मिलेगा, इसका तो रोटेशन ही नहीं मिल रहा, रोटेशन तो जीरो है, मतलब एज इट इज है वो। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसे क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली कह सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमारा रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं। ओके, तो ये टर्म यहाँ तक आती है। तो दिस इज अबाउट द डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर्स। तो ये जो क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाई द रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज द इक्वल मिक्सचर ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर्स and the effect of one isomers is cancelled by the another isomers. That's why optical mixture is a receiving mixture is a optically inactive in nature. इतना समझ में आ गया। तो ये आता है हमारा जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास आते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या था, हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में जब डी एंड एल मेथड निकालते हैं, तो आगे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, इसे हम प्रैक्टिकली ही मेजर कर सकते हैं। थियोरेटिकली राइट करने का हमारे पास कुछ इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है। इसके लिए एक ऑप्शन हमें दिया गया था, ऐसा कहा गया था कि आप एक काम करो, राइट साइड पे अगर ग्रुप लिखते हो तो वो जाएगा डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड पे अगर लिखते हो तो वो जाएगा लियो। ऐसा एक कहा गया था इसके बारे में। तो जैसे मैं अगर कोई मॉलिक्यूल लिखता हूँ, जैसे मैं ग्लूकोज लिखता हूँ, तो ग्लूकोज को देखो मैं कैसे लिख पाऊंगा। सो अगर मैंने ग्लूकोज को मतलब CHO, ये आता है आपका OH, H, दिस वन इज OH, H, देन OH, OH, H, H कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज CH2OH। तो दिस इज द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आपने मैक्सिमम OH रखे हैं राइट साइड पे, दैट्स वाई इसे को बोलते D, इसे क्या कहो D को, ये हो गया आपका ग्लूकोज D। लेकिन यही मैं लेफ्ट साइड पे रखता था, लाइक ऐसे, ये OH इधर, ये OH इधर, ये OH इधर, ये OH इधर, अगर मैंने ऐसे रखे होते, ठीक है, तो अब इसे कहो बोलते लियो, तो ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, क्योंकि आपने सभी ग्रुप कहाँ पे प्लेस किए हैं, ये सारे ग्रुप आपने लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेस किए। ऐसा इसका एक इमेजिनरी था, बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या है, मैंने सैंपल लिया है, इसके जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब होती है जिसे कहते हैं पोलराइजेशन ट्यूब, पोलराइजेशन ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया और वहाँ से लाइट पास कर दिया। अब अगर आपको राइट साइड का रोटेशन मिलता है, राइट साइड का, वो डेक्स्ट्रो ही है, 100% डेक्स्ट्रो है। भले ही वो लिखते वक्त आपके अगर लेफ्ट साइड पे लिखे हो आपने, लेकिन अगर वो आपको राइट साइड का रोटेशन देता है ना, उसको आपको डेक्स्ट्रो ही लिखना पड़ेगा। और अगर आपको प्रैक्टिकली लेफ्ट साइड का रोटेशन मिलता है तो ही आपको लियो लिखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे। इसको हम मतलब प्रैक्टिकली तो देख रहे थे कि प्रैक्टिकली ठीक है, ये डेक्स्ट्रो है, ये लियो है, बट राइटिंग कैसे करोगे, क्योंकि आपको रिएक्शन लिखनी है, और रिएक्शन लिखने के लिए मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करते आना चाहिए। जब तक आप मॉलिक्यूल पेपर पे लिख नहीं पाओगे, उसकी रिएक्शन लिख पाओगे क्या?
बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। तो हमारे लिए फिर से क्वेश्चन बन गया था, इसको लिखना कैसे है। फिर एक काम करो, इसको नहीं लिख सकते ना, इसको कुछ देर के लिए बाजू में रख दो और इसको हटा के बाद में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डाला गया था। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्सेप्ट यही है, आपका राइट साइड मिलता है या आपका लेफ्ट साइड मिलता है, उस रोटेशन के ऊपर ही हम करते हैं, बट बाद में उसको कहा गया था रेक्टस एंड सिनेस्टर्स। ओके, तो ये रेक्टस एंड सिनेस्टर्स हमारे जो आते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास दो चीजें फिर से आती है। देखो वो दो चीजें कैसे आती है। ओके, पहले तो आते हैं आर एंड एस। आर एंड एस, तो आर का मतलब होता है रेक्टस, इसका मतलब होता है सिनेस्टर्स। ओके, और अगर हम इनकी बात करें तो रेक्टस का मतलब होता है राइट साइड। रेक्टस का मतलब क्या होता है? राइट साइड, और इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड। तो अगर आप मॉलिक्यूल में राइट साइड घूमते हो या आपका रोटेशन राइट साइड होता है तो उसको आप डेफिनेटली आर लिखोगे, और अगर आपका रोटेशन लेफ्ट साइड होता है तो आप उसमें क्या लिखोगे? एस लिखोगे। फिर ये दो थे, लेकिन ये दो देने किसे? कंपाउंड तो देखो, पहले कंपाउंड ही नहीं देखे हमने। तो अगर हम कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं इस कैटेगरी में, तो अनदर हमें यहाँ पे दो मिलते हैं। एक मिलता है यहाँ पे इनांशियोमर, एक क्या मिलता है हमें? इनांशियोमर्स, और एक मिलता है आइसोमर्स हमें यहाँ डायस्टेरियोमर्स। तो ये दो हमें फिर से मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इनांशियोमर मतलब क्या होता है? दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स नहीं, टू आइसोमर्स। These are the two isomers having, मजा देखो ये क्या है, नॉन सुपर imposable mirror image of each other, mirror image of each other, इसे कहते हैं फ्रेंड इनांशियोमर्स। तो इनांशियोमर्स किसे कहना? These are the two isomers that having the non superimposable mirror image of each other। अब सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। मिरर इमेज मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने मिरर है, तो मिरर में मैं कैसे मुझे दिखता हूं, वो हो गई मेरी मिरर इमेज। जैसे इस वक्त देखो, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे लेफ्ट दिखाई देता है। मिरर में देखूंगा तो क्या दिखाई देगा? लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब मजा देखो, मिरर इमेज हो गए ना मेरे दोनों भी हाथों, लेकिन मेरे पाँव के शूज है। शूज देखो, राइट साइड के पाँव का शूज ऐसा कर्व होता है, लेफ्ट साइड के पाँव का शूज ऐसा कर्व होता है ना, दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसे कहते हैं मिरर इमेज होना। बट अब वो इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? देखो, एक काम करो, आप लेफ्ट साइड का जूता उठाओ, राइट साइड का जूता उठाओ। उठाए, दोनों जूते एक के ऊपर एक रख दो, दोनों के स्ट्रक्चर मैच होते क्या? नहीं होते। एक का कर्व ऐसा निकलेगा तो दूसरे का कर्व ऐसा निकलेगा, मैच नहीं होते। हमारे हैंड देखो, ये मेरे हैंड है, मैं ऐसे के ऐसे ही ऊपर रखता हूँ, दोनों मिरर इमेज है, पक्का मिरर इमेज है। अब इसको रखता हूँ, देखते मैच होते क्या? तो रख दिया। रखते वक्त ध्यान में रखना, ऐसा मत रखो, ऐसा रखोगे तो आप गलत हो, क्योंकि आपने रोटेट किया है। आप ऐसा देख रहे हो ना, तो ऐसा ही रखो। तो आप बोलोगे सर मैंने ऐसा रख दिया तो मैच हो गया। ऐसा रखना नहीं चाहिए कभी, ऐसे देख रहे हो तो ऐसे ही रखो। तो ऐसा देखा है आपने, मैंने रख दिया, मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? या ये देखो, थंब किधर जा रहा है? बाहर निकल रहा है। ये किधर निकल रहा है? बाहर। अंगूठी के ऊपर अंगूठा है क्या? नहीं है, मतलब मैच नहीं होता है। मैच हो रहा है क्या? नहीं। इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसे क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब मिरर इमेज तो होनी चाहिए, बट एक दूसरे के साथ मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइसोमर है, आइसोमर एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, बट वो मिरर इमेज है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास ही तो यार इनांशियोमर है, तो आज से हमारे हाथ को आप क्या कहोगे? दीज आर द इनांशियोमर। आपके पैर कैसे? दीज आर द इनांशियोमर। हमारी बॉडी ही टोटल इनांशियोमर होती है। ओके, तो हमारी बॉडी में इनांशियोमेरिज्म प्रेजेंट है, हम ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड, इनांशियोमर्स आप समझ गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है ये समझ गए। तो पहली कंडीशन है कि आपके दो आइसोमर जो मिरर इमेज होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज द इनांशियोमर। तो चलिए इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉ करके देखते हैं।
तो मेरे पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, तो दिस इज सपोज CH3, दिस इज सपोज PH, दिस इज सपोज OH एंड दिस इज सपोज हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे निकलेंगी? अब इसे हम देखते हैं मिरर इमेज में। तो चलिए बीच में मिरर डाल दीजिए, डाल दिया मिरर। ओके, वैसे मिरर के सामने आप खड़े रहते होंगे ना रोज, यार कौन नहीं रहना चाहता। वैसे तो कोई कोई ऐसे होते कि मिरर में तो दिन में 100 बार देखते हैं, बहुत कुछ देखते रहते, यहाँ पाउडर लगा क्या, यहाँ लिपस्टिक लगी है क्या, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, है ना। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 घंटा पहले आप मिरर के सामने खड़े रहते होंगे, तब जाके रोड पे जाते होंगे, तब तक शायद रोड पे नहीं जाते होंगे, इतना हमें मिरर का काम है। ओके, तो मिरर डाल दी। अब मिरर में कैसे दिखते हो आप? खूबसूरत दिखते हो, ये तो हमें भी पता है, वो दिखने के लिए ही तो हमने इतना सारा मेकअप किया है, अदरवाइज हम इतना मेकअप ही नहीं करते। तो अब देखो देखो कैसे दिखते हो आप। राइट हैंड लेफ्ट पे दिखता है ना, तो चलिए ये अगर आपकी राइट साइड है तो आगे जाके आपको ये क्या पे दिखेंगी? लेफ्ट साइड पे दिखेगी। तो मॉलिक्यूल देखो मिरर में कैसा दिखेगा, ये तो यहीं पर ही रहेगा, ये इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा। ये राइट साइड वाले लेफ्ट साइड पे दिखेंगे, तो ये PH दिखेगा इधर, ये OH भी दिखेगा इधर, और ये लेफ्ट साइड वाला राइट साइड दिखेगा, तो ये जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका इधर हाइड्रोजन। तो हो गए ना आपके? हो गए। तो ये दोनों मिरर इमेज है, उठा के रखो, मैच होते क्या देखो। इसको ऐसे ही रखने हैं जैसे इस वक्त है ना, ऐसे ही रखने हैं। उठाया मैंने, इसके ऊपर रख दिया, क्या है? इसका हाइड्रोजन इस तरफ है, इसका हाइड्रोजन इस तरफ है, इसका पीएच इधर है, इसका पीएच इधर है। जैसे हमारे अंगूठे थे, हमारे अंगूठे मैच होते हैं क्या? नहीं होते। देखो एक इधर है, एक इधर है, अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन पे। दैट्स व्हाई इट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसे कहते हैं इनैंशियोमर। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय द डायस्टेरियोमर्स। सेकंड कौन है हमारे पास? डायस्टेरियोमर्स है। ओके, तो डायस्टेरियोमर को पहले देख लेते। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सेकंड, डायस्टेरियोमर्स। सो डायस्टेरियोमर्स में क्या होता है? इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेज। बस इतना ही फर्क होता है दोनों में। एक क्या, दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल ही है, इनैंशियोमर भी नॉन सुपर इम्पोजेबल ही था, बट इनैंशियोमर मिरर इमेज रहता था, ये मिरर इमेज भी नहीं होता। मतलब ये मिरर के इमेज जैसा भी नहीं दिखता और ये सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होता। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेज है। और ऐसी कंडीशन अगर आपकी कहीं पे आती है, दिस इज कॉल्ड द डायस्टेरियोमर। और डायस्टेरियोमर की अगर हम बात करें तो डायस्टेरियोमर के हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। पहला फेमस एग्जाम्पल है, इट इज द अल्कीन। पहला कौन है? अल्कीन, दैट इज द सिस एंड ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस ये दोनों ऐसे हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेज होते हैं। कैसे देखो, हम बता सकते हैं आराम से। चलिए, यहाँ पे आपने लिखा है CH3, यहाँ पे लिखा है आपने हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा है आपने PH, और यहाँ पे लिखा है मैंने OH। नहीं, एक काम करते, ये सेम ग्रुप ले लेते ताकि हमें आसान हो जाए थोड़ा। तो हमने सेम ग्रुप लेके ये ट्रांस बना दिया, इस वक्त ट्रांस बनाया ना। अब लिखता हूं मैं इसका सिस। सिस कैसा लिखूंगा मैं इसका? ये CH3 यहाँ पे है, ये CH3 यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ये PH यहाँ पे है। दिस इज नाउ सिस। ओके, अब मुझे बताओ मिरर इमेज है क्या ये दोनों? ये और एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसके बीच में मिरर डालता था, इसके बीच में, तो मुझे दिखना क्या चाहिए था? ये CH3 उधर दिखना चाहिए था, तो ये CH3 उधर, ये PH इधर दिखना चाहिए था, ये PH इधर, ये हाइड्रोजन उधर देखना चाहिए था,
ये CH3 इधर दिखना चाहिए था, तो ये हो जाती थी इसकी मिरर इमेज। ओके, तो ये डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज थी, बट हमें प्रैक्टिकली मिला क्या है? प्रैक्टिकली तो हमें ये मिला है, प्रैक्टिकली ये मिला ना। होता है क्या मिरर इमेज? देखो बोला नहीं होता है ना। सो दैट्स व्हाई दीज आर द नॉन मिरर इमेज। और सुपर इम्पोजेबल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उल्टे सीधे हो गए सभी उल्टे सीधे होने के कारण सुपर इम्पोज तो होंगे ही नहीं। तो ये क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल एज वेल एज नॉन मिरर इमेज। ये मिरर इमेज भी नहीं होते। तो ऐसे जो आइसोमर्स है आपको, दे आर कॉल्ड एज द डायस्टेरियोमर्स। तो इन्हें हम कहेंगे डायस्टेरियोमर्स। इसमें एक अल्कीन है आपके पास, दूसरा है अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन ये हमारे पास जो है ये डायस्टेरियोमर है हमारे पास। और तीसरा हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। तीसरा कौन है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से ये हमारे पास डायस्टेरियोमर्स के काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। समझ गए? पक्का? चलो फिर कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं। अब हमारे पास आता है आर एंड एस। तो आर एंड एस क्या होता है? डायस्टेरियोमर में आर एस कभी नहीं लगेगा, क्योंकि डायस्टेरियोमर मिरर इमेज ही नहीं है। मिरर इमेज ही नहीं है तो इसका खत्म ही हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। ये तो आउट ऑफ जोन चला गया हमारे। तो आउट ऑफ जोन चला गया तो इसको बाजू में रख दो, इसको सिर्फ डायस्टेरियोमर करके ही हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इनांशियोमर की बात कर रहे हैं तो इनांशियोमर में हमने क्या देखा है? इनांशियोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और मिरर इमेज आने के कारण मिरर इमेज एक दूसरे का अपोजिट होता है। मिरर इमेज क्या होते हैं? एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपोजिट रोटेशन मिलते हैं। दैट्स व्हाई ये हमें आर एंड एस देंगे। तो इनांशियोमर आर एंड एस होते हैं। आर एंड एस कौन होते हैं? इनांशियोमर्स इज आर एंड एस। तो मैंने अगर इनांशियोमर कोई लिखा है तो एक चीज ध्यान में रखो, ये मेरा एक इनांशियोमर्स मैंने लिखा है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया C2H5। तो इसकी मिरर इमेज निकालूंगा मैं। तो मिरर इमेज कैसे दिखेंगी मुझे इसकी? ये कार्बन है, ये यहाँ पे CH3 निकलेगा, ये साइड इधर आ जाएगी तो ब्रोमीन आ जाएगा इधर, देन ये CH3 भी इधर आएगा। सो ये है मेरा CH3 और ये C2H5 इधर चला जाएगा, तो ये है आपका C2H5। तो ये मिरर इमेज निकाली। अब मैं फिलहाल मुझे रूल पता नहीं है आरएस कैसे निकालते, अभी हम ऐसा समझ के चलते, क्योंकि अब तक मैंने आपको रूल बताया नहीं आरएस को कैलकुलेट कैसे करना। तो जब हम देखेंगे आरएस निकालते कैसे तब की बात अलग है। पर अभी के लिए मान के चलो कि अगर सपोज, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ मैं, सपोज ये आइसोमर्स आपका आर है सपोज, तो ये आइसोमर्स डेफिनेटली एस होता है। अगर आपका एक आर होता है ना तो उसकी मिरर इमेज एस ही होता है, और अगर एक एस होता है तो दूसरी उसकी मिरर इमेज आर ही होती है। तो आपको किसी एक को ही कैलकुलेट करना पड़ता है, दूसरे को आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दूसरा कौन होता है। बट आरएस तो पढ़े ही नहीं, और आरएस ऐसा क्वेश्चन है, इट्स 100% श्योर इन एग्जाम, ओके, एंड स्पेशली इन जेईई नीट। इसमें ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता है, वेदर इट इज आर और वेदर इट इज एस। ओके, तो यहाँ तक हमने आइसोमर्स ही देखे, सिर्फ डेफिनेशन देखे, टाइप देखे। आरएस के लिए स्पेशल एक लेक्चर लगता है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले हमारे पास कॉन्फिगरेशनल तो आइसोमर्स हो गए, हमारे पास साथ ही साथ और एक टाइप के आइसोमर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो हमारे पास कौन से आइसोमर्स होते हैं? कन्फर्मेशनल। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो कन्फर्मेशन, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कन्फर्मेशन किसे कहते हैं। तो सेकंड है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, तो कन्फर्मेशन किसे कहा था हमने? इट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑब्टेन ड्यू टू द बॉन्ड रोटेशन। और जो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर है वही तो आइसोमर्स है। चलिए फिर कौन कौन है आपके पास? एक है इक्लिप्स, उसके बाद एक है स्ट्रैगर्ड, स्ट्रैगर्ड के पास कौन है? गॉची, और गॉची के बाद कौन है? एंटी। ओके, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स।
इन्हें क्या कहा जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है। वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉन कैसे करना है आपको पता है। चलिए इक्लिप्स कैसे निकालते हैं हम, ये है आपका, ये पीछे का कार्बन निकाल दिए, तो इसके भी बॉन्ड हमने यहाँ पे निकाल दिए। सो सपोज दिस वन इज CH3, दिस वन इज CH3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो एक CH3A है तो दूसरा CH3B। देन हमने 60 डिग्री से घुमा दिया, तो 60 डिग्री से घुमाने के बाद हमें यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। दिस वन इज योर CH3A, सो दिस वन इज योर CH3B, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे बॉन्ड। देन इसके बाद हम इसको और 60 से घुमाएंगे, 60 से घुमाने के बाद आपको मिलता है, यहाँ पे मिलेगा CH3A और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे मिलेगा CH3B, ओके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक और 60 डिग्री से घुमा दोगे तो आपको मिलेगा एंटी, और एंटी की कंडीशन में आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी, ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे। ये CH3 गया यहाँ, ये CH3 यहाँ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले हैं, जिसे हमने क्या कहा था, कन्फर्मेशन कहा था। एक कन्फर्मेशन एक दूसरे के आइसोमर्स ही होते हैं, बिकॉज दे हैविंग द सेम molecular formula but different structure, that's why this is also the isomers, okay। समझ में आ गया। तो आपके पास कितने आइसोमर्स है, पहले आइसोमर्स है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल में बहुत है। देन हमारे पास स्टेरियो है, स्टेरियो में ज्योमेट्रिकल का पार्ट अलग है, ऑप्टिकल का पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द कन्फर्मेशनल। तो फ्रेंड यहाँ पर अब हमने सभी आइसोमर्स खत्म कर दिए, अब हमारे पास कोई भी आइसोमर्स बचा नहीं है हमारे केमिस्ट्री में। तो मैंने आपको वहाँ तक पढ़ा दिया है जहाँ के बाद अब कुछ रहेगा नहीं। अब कहीं पर भी जाओ, कुछ भी देखो, आपको इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, ओके फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आइसोमर्स टोटली पढ़ा दिए है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना, क्योंकि हम कभी कभी देख सकते हैं इसके ऊपर हमें 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हुए दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे केमिस्ट्री का। तो आपने कंप्लीट कर लिया और आपको ये बहुत बार रिपीट होगा। हम जितने भी चैप्टर में जाएंगे उतने भी चैप्टर में बार बार आपको ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता जाएगा। तो वहाँ पे हम अब दोबारा रिपीटेशन नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम आपको नाम बता के वहाँ पे आगे चलते जाएंगे। बेटर है अपने आइसोमेरिज्म टोटल पढ़ लिया है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम देखेंगे और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द नॉमेनक्लेचर। हमने मॉलिक्यूल को ड्रॉ करा है, मॉलिक्यूल को ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी देखा है, सिंपल फार्मूला देखा है, 3 डायमेंशनल देखा है, देन क्लासिफिकेशन देखे, क्लासिफिकेशन के बाद उनके फॉर्म भी देख लिए, दैट इज द आइसोमेरिज्म। लेकिन अब तक हमने कंप्यूटर हमारे किसी भी कंपाउंड को नाम नहीं दिया है। ये देखो बिना नाम के ही लिखते जा रहे हैं हम, तो नाम तो देने पड़ेंगे ना, बिना नाम का कंपाउंड आइडेंटिफाई होगा क्या, नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम हमारा नया टॉपिक, वो होगा आइसोमेरिज्म, सॉरी कौन सा, नॉमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म तो आज ही एंड हो गया। चलिए फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक के लिए आपके घर में रहिए, ओके, थैंक्स।